आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 के लिए हमने वीडियो सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 2011 और 2013 में जो भी आपके पेपर हुए हैं, जिसमें इतिहास विषय से संबंधित आपको पेपर फर्स्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और आज के इस लेसन में अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आपकी 2015 में हुई थी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम 2015 में, जिसमें आपका जो एग्जाम हुई थी वो 17 जुलाई 2016 को हुई थी। ठीक है, इसके आंसर की आई थी 2017 में, इसका रिजल्ट आया था 2018 में और इसको ज्वाइनिंग मिली थी 2019 में। तो 2015 वाली वैकेंसी को 2019 में जाकर ज्वाइनिंग मिली थी, हालांकि वो एक अलग विषय है। तो अपन 2015 में आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो आपकी एग्जाम हुई थी, जिसमें आपको 75% पूछे गए थे पहले पेपर में, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। इतिहास विषय से कौन कौन से आपको प्रश्न पूछे गए थे। देखिए 2011 और 13 में आपको करंट के क्वेश्चन है वो नहीं पूछे गए थे, लेकिन 2015 की एग्जाम आते आते आपके सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया था और करंट के क्वेश्चन भी आपको पूछे गए थे। लेकिन हम यहाँ पर उस समय के करंट के जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो आपके पास इतना समय है और ना मेरे पास इतना समय है कि अपन समय खराब करें। इतना समय आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। अब 2013 में 14 में किसको क्या मिला था क्या नहीं मिला था वो करंट का विषय था उस समय, तो 2015 वाली एग्जाम में पूछ लिया गया था। अब 2024 के एग्जाम में वो करंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक दो किताबों के नाम है, बुक्स के नाम है जो आपके एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकते हैं, उनकी अपन बात करने वाले हैं। बाकी इतिहास विषय से जो भी प्रश्न होंगे उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पूछा गया था, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। भोगीलाल पांड्या के बारे में आपको यह प्रश्न पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर से ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो देखिए भोगीलाल पांड्या का संबंध मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बोडू, ठीक है बोडू, और बांसवाड़ा पूछे तो बाबू, यानी बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और बोडू तो आपका डूंगरपुर प्रजामंडल से हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। 1 अगस्त 1944 को भोगीलाल पांड्या, इसके अलावा हरिदेव जोशी और गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना आपकी 1945 में हुई थी। मुख्य रूप से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे, लेकिन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अलावा दुलजी भाई और मणिभाई नागर भी थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भोगीलाल पांड्या का जो संबंध है वो आपका डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपको पूछा गया था, यह प्रश्न करंट का भी था, उस जमाने में भी था और आज के जमाने में भी यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सार्क का मुख्यालय, तो सार्क का मुख्यालय, हालांकि सार्क की जो वर्तमान में बैठक होनी बंद हो गई है, लेकिन यह संगठन अभी भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए यह आपको फिर से पूछा जा सकता है। तो सार्क का मुख्यालय आपको इसमें दिया गया था। सार्क का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा आपका, काठमांडू हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है। यानी कि इनमें से 3 पुस्तक हैं जो आपकी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, एक पुस्तक है वो नहीं है। तो देखिए इसमें रीबूटिंग इंडिया ये पुस्तक है, ये नंदन नीलकेणी के द्वारा रचित है, नंदन नीलकेणी। बाकी तीनों पुस्तक टर्निंग पॉइंट है, विंग्स ऑफ फायर है और इंडिया 2020, ये तीनों ही एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा है। लेकिन रीबूटिंग इंडिया नाम की जो पुस्तक है, रीबूटिंग इंडिया, ये नंदन नीलकेणी की है। तो ये आपको एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं, ये ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में से किस वायसराय के काल में आईएनएस मुकदमा चलाया गया था। आईएनएस मुकदमा जब चलाया गया था उस समय आपको बताना है कि भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है, तो उस समय भारत के वायसराय थे वेवेल। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको हिंट के लिए बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जब राजस्थान में जो रियासती संबंधी जो मांगे हैं वो उस अधिवेशन में स्वीकार करना इसमें लागू किया गया था। तो वो कौन सा था आपका, हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की आती है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में कौन सा कथन असत्य है वो आपको इसमें बताना है। देखो, ये क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद में आरंभ किया गया था। बिल्कुल, ये क्रिप्स मिशन असफल हो गया था, उसके बाद में आरंभ किया गया था। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आपका जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद में आपको भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई थी, यह कथन भी आपको इसमें सही दे रखा है। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। और कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने अंडरग्राउंड प्रतिरोध जारी रखा था, तो यह भी आपको इसमें सही दे रखा है। आपको इसमें असत्य पूछा गया था, तो ऑप्शन आपका जो 3rd है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण क्या था। बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था ये आपको बताना है। तो बारदोली सत्याग्रह बढ़ी हुई लगान के विरोध में हुआ था। बढ़ी हुई लगान के विरोध में
बारदौली सत्याग्रह हुआ था। तो आपका ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चन का आंसर बताए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखो, असहयोग आंदोलन के विषय में कौन सा कथन आपको असत्य दे रखा है। असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बताना है। चारों कथन दे रखे हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखो, ये एक जन आंदोलन था, बिल्कुल असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था। इस आंदोलन के बाद में गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए थे, बिल्कुल सही दे रखा है। इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन वापस ले जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन नहीं होता। कांग्रेस का विभाजन तो सूरत अधिवेशन में हो गया था 1907 में, ठीक है, जबकि असहयोग आंदोलन लेट हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है ये आपको इसमें असत्य दे रखा है। फिर चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के बाद में ये आंदोलन रोक दिया गया था, तो ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। असत्य आपको पूछा गया था, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो संत पीपा जो है वो आपके सगुण भक्ति के नहीं है, ये आपके निर्गुण भक्ति के संत हैं। ठीक है, संत पीपा के बारे में, जो इनका जन्म और इनकी जो छत्री है वो राजस्थान के गागरोन दुर्ग में है, झालावाड़ में। ठीक है, इनकी जो गुफा है वो टोडारा सिंह टोंक में है। इनका जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का। तो ऑप्शन फोर्थ पीपा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये एक पुस्तक का नाम आपको दे रखा है। इतना बड़ा एक पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो ये पुस्तक है वो फिर से रिपीट हो सकती है, इसलिए संजय बारू क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक जो है वो संजय बारू के द्वारा लिखी गई है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद आपका 78 है। 78 के अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसे प्रावधान है, तो ये आपका अनुच्छेद 78 ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नीति आयोग। नीति आयोग क्या है। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग संसद के द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है। नीति आयोग कार्यकारी आदेश के द्वारा गठित है या नीति आयोग एक अध्यादेश के द्वारा स्थापित है। नीति आयोग के बारे में आपको बताना है, तो नीति आयोग जो है वो एक कार्यकारी आदेश के द्वारा गठित है। ऑप्शन 2 थर्ड होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है। संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है। ये क्वेश्चन आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की आपकी जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं है की जगह आपको ये बताना था संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इसमें डिलीट किया गया था। अगला प्रश्न देखो, प्रशासनिक तटस्थता का क्या अभिप्राय है। प्रशासनिक तटस्थता का क्या अभिप्राय है। तो देखो, इसके अंतर्गत प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ में संबंध नहीं रखना, यही क्या होती है आपकी प्रशासनिक तटस्थ, यानी अपने दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प के ऊपर टिके रहना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर संबंध नहीं रखना। प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों के ऊपर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना, तो ये भी आपको सही दे रखा है। प्रशासकों के द्वारा सभी राजनीतिक, ये भी सभी सामाजिक और जो आर्थिक मामले हैं उनके ऊपर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना। ठीक है, वस्तुनिष्ठ निर्णय की बात हो रही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रशासकों द्वारा मंत्रियों को सही सलाह देना, तो ये सलाह देने वाली बात है, ये वस्तुनिष्ठ में नहीं आती, इसलिए ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3, ये 3 है, ये आपका इसमें प्रशासनिक तटस्थता के बारे में सही दे रखे हैं। तो पहला आपका जो कूट आपको दे रखा है ये इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। यानी एक राज्य के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम कितनी अवधि तक लग सकता है, ये आपको बताना है। एक राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लग सकता है। तो कितनी अवधि तक, 3 साल तक लग सकता है। बिल्कुल 3 साल क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। अधिकतम जिलों की, तो पाली जिला इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि ये जो पहले वाले जो जिले हैं 50 जिले ना होकर 33 जिलों के हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया है, और अभी भी ट्रेंड वही है। हालांकि नए जिले गठित हो चुके हैं, लेकिन कमेटी रोजाना रिव्यू करती है, पता नहीं ये कब फाइनल होगा। बीजेपी की गवर्नमेंट है वो नए जिलों को बनाने में निकल जाएगी ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको जो अभी एग्जाम में फिलहाल प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पुराने जिलों के हिसाब से ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए अभी भी आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बाय द वहां पर आपको एग्जाम में ऐसे पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए कि नए जिलों के अनुसार ये किस तरीके से है, तब आपको करना है, वरना आपको पुराने जिले वाले अभी तक वही ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में वो अभी तक पुराने वाला जो पैटर्न है वही फॉलो किया जा रहा है। तो अधिकतम जिलों की सीमाएं वो पाली जिले से स्पष्ट करती है। अगला प्रश्न देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। एक तरफ लूणकरण, जावर, डेकाना और चंपागुड़ा, और दूसरी तरफ है वहां से कौन सा खनिज निकलता है, ये आपको इसमें बताना है। यहाँ पर देखो, लूणकरण सर, तो लूणकरण सर से जिप्सम की खान है बिल्कुल। उसके बाद में जावर, तो जावर से शीशा जस्ता के साथ में चांदी। ठीक है, संयुक्त रूप से
उसके बाद में डेगाना, तो डेगाना ये टंगस्टन, और चंपागुड़ा ये आपका बेरिलियम हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम जयपुर और उदयपुर है, तो चंपागुड़ा बेरिलियम हो जाएगा। यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 और 1 देखो आपको दूसरी ऑप्शन में दे रखा है, 2 3 4 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? तो अजमेर करता है फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन। ठीक है, अजमेर करता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? तो अजमेर से इसका प्रकाशन हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां से हुआ था? अजमेर से हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन को आपकी आंसर की में डिलीट किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर आपको आगे फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां पे हुआ था, तो आपका अजमेर से हुआ था, यही आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है, तो कालीबंगा 52-53 में कौन थे आपके? अमलानंद घोष थे, बिल्कुल, तो अमलानंद घोष इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपकी आंसर की में डिलीट किया गया था। ठीक है, बहुत से कैसे क्वेश्चन है जो कि डिलीट किए गए थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन वो डिलीट किए गए, जो कि सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका आंसर ये होगा, उसके बावजूद भी डिलीट किए गए हैं। यानी भविष्य में अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिले तो वहां पर आपको अमलानंद घोष करना है। अगला प्रश्न देखो, विजय सिंह पति का मूल नाम? तो भूप सिंह है, बिल्कुल। इस तरीके के सैकड़ों क्वेश्चन हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको डेली प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एक सामान्य प्रश्न अगर गलत हो जाए तो वही आपको चयन से दूर ले जाता है। कठिन क्वेश्चन गलत हो भी जाए तो इतनी आपको संकट पैदा वो नहीं करता है, क्योंकि कठिन क्वेश्चन है वो सभी के लिए कठिन होता है। लेकिन एक सामान्य सा प्रश्न अगर आपका गलत हो जाए तो वहां पर आप कहीं ना कहीं चयन से वंचित रह जाते हैं। तो इस तरीके के कोई भी प्रश्न है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको सैकड़ों क्विज है वो रोजाना प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, वहां से आपका वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपको अभ्यास अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार पूछा है, तो प्रमुख वास्तुकार क्या हो जाएगा? मंडन हो जाएगा। मंडन ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुंभलगढ़ किले का जो वास्तुकार है वो मुख्य रूप से मंडन ही था। क्योंकि मंडन का एक ग्रंथ है राजवल्लभ में जो मंडन वास्तुकार इसने अपनी शैली का चित्रण किया है मंडन। तो ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बनता है। हालांकि ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था। और कुंभलगढ़ किले को 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक जो पत्र है वो हिंदी और उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया जाता था? 19वीं सदी की बात हो रही है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डिलीट किया गया था। ठीक है, हेडमास्टर कन्हैयालाल के द्वारा ये समाचार पत्र है वो आपका उर्दू में निकाला गया था, हेडमास्टर कन्हैयालाल के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सेकंड इसका आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने आंसर की में डिलीट किया था। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि ये 19वीं सदी की बात हो रही है, इसका मतलब ये 1856 में, ठीक है, 1856 में हेडमास्टर कन्हैयालाल के द्वारा राजपूताना समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न देखो, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। हालांकि नैनूराम शर्मा के साथ में आपका फैज मोहम्मद भी थे, लेकिन मुख्य रूप से जो नाम है वो नैनूराम शर्मा का ही देखने को मिलता है। तो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपकी आरपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिल्कुल इसकी 2015 की एग्जाम है, 2016 में एग्जाम हुई थी, 2017 नहीं बल्कि 2018 में जाकर 13 अगस्त को 2018 को इसकी आंसर की आई थी। ठीक है, एग्जाम हुई थी 17 जुलाई 2016 को और फाइनल आंसर की आई थी 2018 में और 2019 में ज्वाइनिंग मिली थी। और कितने क्वेश्चन है जो कि इसमें डिलीट किए गए थे, अभी मैं आपको आंसर की में दिखाऊंगा। आगे देखो आप, लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया था, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? राजस्थान यानी इसे जो भौगोलिक भूभाग है इसके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने अपनी कृति में किया, ये आपको बताना है। तो ये आपके राजस्थान इतिहास के पितामह है कर्नल जेम्स टोड, इसका आंसर हो जाएगा। अब एक बार आप उस आंसर की को देख लीजिए। ठीक है, ये आंसर की जिसमें कितने क्वेश्चन हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं ये डिलीट किए गए हैं। कितने क्वेश्चन है आप यहां पर देख पाएंगे ये डिलीट किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये गुणनतर नंबर का क्वेश्चन है, ये यहां पर डिलीट है, गुणनतर नंबर डिलीट है, 70 नंबर का डिलीट है, 73 में एक है, फिर देखो 72 का डिलीट है, 73 का डिलीट है, 74 का डिलीट है। ये क्वेश्चन किए हैं अभी अपन ने, डिलीट है सारे। और ये आपका 65 और 66 नंबर का क्वेश्चन ये डिलीट है। उसके बाद में 59 का डिलीट है, 54 नंबर का क्वेश्चन डिलीट है, 48 नंबर का क्वेश्चन डिलीट है, 5 नंबर का क्वेश्चन स्टार्टिंग में अपन ने किया था, 5 नंबर का क्वेश्चन किया था। ठीक है, वो भी इसमें डिलीट किया गया था। 15 नंबर का क्वेश्चन था वो भी इसमें डिलीट है, 18 नंबर का भी डिलीट है, 24 नंबर का भी डिलीट है। यानी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी ने इस एग्जाम में डिलीट किए हैं। अब 75% भी बिल्कुल सही तरीके से बोर्ड है वो बना नहीं सकता, तो शर्म आनी चाहिए उनको, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देते हैं और बोर्ड केवल 75% है, उनके आंसर भी सही ढंग से वो तैयार नहीं कर सकता। कितने मास्टरों की एक कमेटी के द्वारा पेपर तैयार किए जाते हैं, उसके बावजूद केवल 75% है वो ढंग से नहीं बना सकता। तो ये कहीं ना कहीं आरपीएससी के
मुंह पर एक तमाचा है देखा जाए तो। हालांकि 2015 में आपको जो पेपर हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उसमें जो आपको इतिहास विषय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसकी बात अपन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे आपके 2018 के जो एग्जाम है उसके बारे में। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी और कोई भी अगर आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन के संबंध में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आप कमेंट कर देना, आपको वहां पर उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।